लाकर खड़ा कर देना। उन्होंने इस संकट को एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने भारत के विकास की गति को इस संकट की घड़ी में आगे बढ़ाने का जो रोड मैप दिखलाया, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल भारत में हजारों लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनको अब तक उस तरह से मार्केट नहीं मिल सका है कि वे बड़े ब्रांड बन सके। वर्तमान में लगभग हर राज्य और उनके कुछ खास शहरों में तरह तरह के ऐसे काम होते हैं जिनको लेकर वो पूरे भारत में जाने जाते हैं। इसके बावजूद उनकी मार्केट केवल कुछ दायरे तक ही सीमित है। अब उन्हें आगे लाने का मौका है। ये वक्त ऐसा है जब हम चीन में मौजूद उन कंपनियों को भारत आने का मौका दे सकते हैं जो वहां से निकलना चाहती हैं। अगर हम ऐसा कर सके तो भारत के विकास की रफ्तार हर दिशा में तेज होगी। तो ये जो लोकल से वोकल की राह है, उसमें चुनौतियां भी कई हैं, तो इन चुनौतियों को अब मिलकर सामना इन चुनौतियों का करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल दिए गए अपने संबोधन में यही कहा था और साथ ही उन्होंने 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए एक रोड मैप दिखाया, जिसमें एक चीज सबसे ज्यादा खास थी कि अपने लोकल प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना और उन्हें मल्टीनेशनल ब्रांड के सामने लाकर खड़ा कर देना। उन्होंने इस संकट को एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने भारत के विकास की गति को इस संकट की घड़ी में आगे बढ़ाने का जो रोड मैप दिखलाया, उस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल भारत में हजारों ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनको अब तक उस तरह की मार्केट नहीं मिल सकी है कि वे बड़े ब्रांड बन सकें। वर्तमान में लगभग हर राज्य और उनके कुछ खास शहरों में तरह तरह के ऐसे काम होते हैं जिनको लेकर वो पूरे भारत में जाने जाते हैं। इसके बावजूद उनके मार्केट केवल कुछ दायरे तक ही सीमित हैं। अब उन्हें आगे लाने का मौका है। ये वक्त ऐसा है जब हम चीन में मौजूद उन कंपनियों को भारत आने का मौका दे सकते हैं जो वहां से निकलना चाहती हैं। अगर हम ऐसा कर सके तो भारत के विकास की रफ्तार हर दिशा में तेज होगी और इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती है कि लोकल प्रोडक्ट को, हमारे देश के लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड कैसे बनाया जाए, उन्हें कैसे मल्टीनेशनल ब्रांड के सामने लाकर खड़ा किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए काम जल्द ही शुरू करना होगा। और आपको बता दें कि भारत के विकास की गति को इस संकट की घड़ी में आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अब इसी मसले पर एक नई बहस भी छिड़ गई है। भारत में ऐसे तो हज़ारों लोकल प्रोडक्ट हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर होता है जो पूरे देश में प्रसिद्ध होता है, लेकिन उनको उस तरह का मार्केट नहीं मिल पाता कि वे एक ब्रांड बन पाए और मार्केट केवल कुछ दायरे तक ही सीमित रह जाता है। इस वजह से वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड के सामने आकर खड़े नहीं हो पाते। अब यही मौका है जब हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड के सामने लाकर खड़ा कर दें और साथ ही ये वक्त है जब हम चीन में मौजूद उन कंपनियों को भारत आने का मौका दे सकें जो वहां से निकलना चाहती हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल हुए तो भारत के विकास की रफ्तार हर दिशा में तेज हो जाएगी। तो पीएम मोदी ने मंगलवार को दिए अपने संबोधन में 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए रोड मैप दिखाया है, जिसमें सबसे खास बात यह थी कि अपने लोकल प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और मल्टीनेशनल ब्रांड के सामने उन प्रोडक्ट्स को लाकर खड़ा कर देना। उन्होंने इस संकट को एक बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने भारत के विकास की गति को इस संकट की घड़ी में आगे बढ़ाने का जो रोड मैप दिखलाया है, उस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। चलिए, इस खबर पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गंगेश द्विवेदी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने कहा है कि अपने लोकल प्रोडक्ट का अब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, यानी स्वदेश अपनाने के लिए उन्होंने अपील की है। मैं आपसे सर समझना चाहूंगी कि कितनी चुनौतियां हैं इसमें कि हम हमारे देश के जो लोकल ब्रांड हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें एक मल्टीनेशनल ब्रांड के सामने लाकर खड़ा कर पाएं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इसमें आने वाली है क्वालिटी को लेकर जी। और जैसा कि उन्होंने बताया खासतौर पे पीपीई किट और उसके बारे में कि हमारे देश में कभी बहुत सीमित मात्रा में पीपीई किट बनती थी और मास्क N95 मास्क नहीं थे। आज 2 लाख मास्क और 2 लाख पीपीई किट का पर डे प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। तो ये भारत के उद्योगपतियों का जो उद्यमी है, ये उनकी इच्छा शक्ति और उनकी मेहनत का ही परिणाम है। और इसी तरह के चेंज और भी सेक्टर में चाहते हैं। खादी का खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया। खादी को आज जिस तरह से एक दौर में जब उन्होंने अपील की थी तो खादी बहुत
ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज के डेट में ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया में उभर चुकी है और अच्छी फाइन क्वालिटी की खादी भी छत्तीसगढ़ में बन रही है, इस देश में बन रही है। तो इस बात को लेकर मोदी जी खास तौर पर जिक्र किए कि यहाँ पर भी जो क्वालिटी है, यहाँ पर भी जो अच्छी चीजें हैं और जो जिसका प्रभाव अच्छा हो सकता है, उसको पूरे देश में देश के बाजार के सामने पेश किया जा सकता है और उस पर अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जी ठीक है गंगेश जी, उन्होंने ये भी कहा है कि संकट के इस समय में अब बहुत अच्छा अवसर आया है, इस अवसर को कैसे भुनाया जाएगा? हाँ, इसमें देखिए खास तौर पे चाइना पूरी दुनिया में चाइना ने एक तरह से अपने सस्ते प्रोडक्ट के जरिए कब्जा कर रखा था और कोरोना वायरस के आने के बाद से पूरी दुनिया ने चाइना को नकारा है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और हमारे देश में अच्छे उस स्तर के उद्यमी हैं और सारे तरह के प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। मेक इन इंडिया जो इन्होंने मोदी जी ने पिछले उससे शुरू किया था, पिछली बार से, वो अभी क्विक पर है। बहुत सारे लोग और ऐसे हैं जो इसमें अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए वास्तव में एक बड़ा अवसर है जिसमें यहाँ के उद्यमियों को बड़ा मौका मिल सकता है विदेशों में। और दूसरी बात, चाइना से बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो छोड़ के जा रही हैं वो भारत आ सकती है। इसके लिए भारत को तैयार होना चाहिए और उनको ऑफर करना चाहिए तो हिंदुस्तान आकर अपनी लगाए और वैसी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उपलब्ध कराएं ताकि उनको आसानी से यहाँ पर उद्योग लाने का ये सहूलियत हो। तो ये बड़ा अवसर भारत के पास है। जो कंपनियां पलायन कर रही हैं चाइना से, वो हमारे देश में आकर्षित हो, ये अभी कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि हमारा देश इतना मजबूत है और इतनी संभावनाएं हैं हमारे देश में कि वो कंपनियां यहाँ निवेश करने के लिए इच्छुक रहें? निश्चित तौर पर यहाँ निवेश करने की इसलिए इच्छुक होंगी क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में जिस तरह से तरक्की, खासतौर से हमारा जो ब्रेन है, हिंदुस्तानी ब्रेन, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो चाइना के बड़े बड़े उद्योगों में टेक्नोलॉजी के मामलों में हिंदुस्तानी ब्रेन ही काम कर रहा है। और वो उसके बाद हिंदुस्तान में हैदराबाद ऐसी जगह है, बेंगलोर ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब खासतौर पे कंप्यूटर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर सारी दुनिया की कंपनियां हैं और वहां पर जो कंपनी छोड़ के आ रही हैं उनको यहाँ पर अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगा और इसका फायदा देश को मिलेगा। जी गंगेश जी, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने के लिए उसके विज्ञापन की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। ऐसे में ये कितना ज़रूरी है कि हमारे देश में भी इन प्रोडक्ट का विज्ञापन हो और विज्ञापन पे एक अलग से खर्चा किया जाए, उन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन जोरों शोरों से होना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, सामान्य तौर पे वैसे भी कोई भी एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बजट में ही 2% का लगभग राशि विज्ञापन के लिए रहता है। तो निश्चित तौर पर इसको बड़े विज्ञापन हो सकता है इस मामले में, बल्कि देश में भी इस चीज को और भी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करके सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह लेके कि उनके राज्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेते हुए मुख्यमंत्री को ना बड़ी कंपनियों को ऑफर करना चाहिए जो चाइना में है। इस समय चाइना छोड़ रही है और दूसरे देशों का रास्ता देख रही, जहां उनको अच्छा मौका मिलेगा वहां जाकर उद्योग लगाएंगी। ये अच्छा अवसर है भारत के लिए कि अलग अलग राज्यों में, बहुत ही विविधता वाला राज्य है हमारा, सारी सुविधाएं, कई सारे राज्य ऐसे जिनमें प्रचुर मात्रा में सुविधाएं हैं, चाहे बिजली पानी की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा हो, तो वो उद्योग को लगाने में बहुत मददगार साबित होगी। इसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री जी को चर्चा करके उनको अपने साथ लेना पड़ेगा और उसका फायदा देश को होगा। फिर ऐसे में इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितनी अपनी भूमिका निभा सकता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी, ऑनलाइन अभी तक तो खासतौर पे जो बड़ी कंपनियां हैं ऑनलाइन में, चाइना की एक बड़ी अलीबाबा रही है, अमेजन भी अमेरिकन कंपनी है। तो इस मामले में निश्चित तौर पर चाइना से अगर ये और भी बड़ी कंपनियां अगर पलायन करती, हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म को मिल सकता है जहाँ पे कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो IT सेक्टर को प्रभाव देते हैं प्लेटफॉर्म। इसमें अपना नोएडा है, गुड़गांव है, बेंगलोर का पूरा हैदराबाद है, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में एक खास तौर पर इसी सेक्टर के लिए विशेष रूप से जमीन आरक्षित की गई है। ये सब ऐसी और भी तमाम राज्यों में जमीनें हैं इस तरह के उद्योग लगाने के लिए, इस तरह के IT सेक्टर को जगह देने के लिए। तो उनके लिए बड़ी संभावना हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी संभावना हिंदुस्तान में है। इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जा सकता है। ये कंपनी यहाँ पर भी रह के बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और लॉकडाउन 4.0 के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को की गई 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कहा कि मोदी ने मीडिया को सिर्फ हेडलाइन दी, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने हेडलाइन दी है लेकिन कोई हेल्पलाइन नहीं दी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित भेजने और रास्तों में मजदूरों की मौत की घटनाओं पर कुछ भी नहीं कहा। इससे बहुत ही निराशा हुई है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा का स्वागत है। इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कर्मचारियों के वेतन देने की तत्काल जरूरत को लेकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। तो बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस में फिलहाल मतभेद देखने को मिल रहे हैं इस मसले पर कि जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है वो कितना कारगर साबित होगा या नहीं। आनंद शर्मा ने जहां इस घोषणा का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस के कुछ अन्य नेता और प्रवक्ता ऐसे हैं जो इस राहत पैकेज को केवल हेडलाइन बता रहे हैं, इसमें हेल्पलाइन जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस राहत पैकेज की घोषणा की जमकर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इससे किसी का भी कोई भला नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हेडलाइन दी गई है मीडिया को, इसमें हेल्पलाइन जैसा कुछ भी नहीं है। कमोबेश ऐसी ही कुछ बात गौरव वल्लभ की तरफ से भी कही गई है। उन्होंने भी कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई मदद नहीं दी गई। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर सुरक्षित भेजने और रास्तों में मजदूरों की मौत की घटनाओं पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। इससे बहुत निराशा हुई है। वहीं बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा का स्वागत है। इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कर्मचारियों के वेतन देने की तत्काल जरूरत को लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। तो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस घोषणा का स्वागत नहीं करते हुए तंज कसा है सरकार पर। हालांकि देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कि इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक यूसुफ अंसारी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जो चीजें हैं वो डिस्क्राइब भी की हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये अभी पैकेज का ऐलान हुआ है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया था कि 20 लाख करोड़ का जो ये आर्थिक पैकेज है, ये जो लॉकडाउन का पहला चरण लागू होने के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से 1,70,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज ऐलान किया गया था, उसको मिला करके है।
जी। यानी 20 लाख करोड़ में से करीब 2 लाख करोड़ रुपए सरकार पहले खर्च कर चुकी है। और ये कैसे किया जाएगा, इसके बारे में निर्मला सीतारमण ने आज काफी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। जी। लेकिन सवाल ये है कि अभी इस पैकेज का ऐलान किया गया है और बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, जो पैनी नजर रखते हैं भारत की आर्थिक स्थिति पर, मजदूरों की स्थिति पर, रोजगार की स्थिति पर, उनका कहना यह है कि इतना बड़ा पैसे का जुगाड़ कर पाना बहुत अभी दूर की कौड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात का जो भाषण था, देश के नाम संदेश था या संबोधन था, वो एक हिम्मत बढ़ाने वाली बात कर रहे थे, एक हौसला बढ़ाने वाली बात कर रहे थे। ऐसे दौर में जब लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है, हौसला टूट रहा है, तो वो अंदर से लोगों को मजबूत करने का प्रयास उनका था। लेकिन हकीकत ये है कि जो 1,70,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज पहले दिन ऐलान किया गया था, उसके बाद आप देखिए कि आज भी 1.5 महीने बाद भी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से, कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी जाती है कि साहब इन मजदूरों के घर पहुंचाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि तमाम बॉम्बे से, दिल्ली से, सूरत से, अहमदाबाद से, बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, उत्तर प्रदेश में, बिहार के लिए पैदल मजदूर जा रहे हैं। 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ता पहले कहा था कि कोई मजदूर दिखना नहीं चाहिए सड़क पर पैदल, उसे दिखता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाए। तो क्वारंटाइन सेंटर से घोटाले की खबरें आ रही हैं। तो ये जो अभी बहुत दूर की कौड़ी होगा ये कहना कि ये प्रधानमंत्री का कदम निश्चित रूप से अच्छा है, इसकी सराहना होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जब हिम्मत टूट रही हो तो हिम्मत बढ़ाने की बात भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वो बात तो की है। लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर के तमाम अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा और क्या सरकार कर्ज लेगी, कहाँ से कर्ज लेगी, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेगी या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेगी, और कर्ज लेने के बाद ये पैसा गरीबों तक पहुंचेगा जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उन तक पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? तो अभी सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत को लेकर बहुत ज्यादा खुश होना मुझे कोई इसका लॉजिक नजर नहीं आता है। जब तक इतने बड़े पैकेज को जमीन पर उतारने की कोई ठोस योजना हमारे पास नहीं हो। हमारे पास जो मिशनरी है, जिस मिशनरी की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो मिशनरी यही मिशनरी है कि जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उसमें भी ये मिशनरी सिस्टम जो डंडे मार रहा है। 5 किलो की जगह 4 किलो, 3 किलो दिया जा रहा है। और अभी ताजा जानकारी ये मिली है कि जिन लोगों को अस्थायी राशन कार्ड बनाए गए थे, उनको अब दोबारा राशन लेने के लिए नए सिरे से कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो उसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा। दफ्तर बंद है, अधिकारी बैठ नहीं रहे, वो लोग कहाँ नवीनीकरण उसका कराने जाएंगे? ये बिल्कुल एक बहुत अच्छी योजना की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके बाद ही जो आगे की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। इस खत के जरिए उन्होंने छोटे मध्यम व्यापारियों, किसानों, संविदा कर्मियों और दस्तकारों को राहत देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कई सुझाव भी दिए। प्रियंका गांधी ने सुझाव दिया है कि घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य किया जाए, EMI जमा करने की बाध्यता को अगले 6 महीनों के लिए स्थगित किया जाए। साथ ही सरकार किसानों के फसल खरीद की गारंटी सुनिश्चित करे। प्रियंका गांधी ने यह भी मांग की है कि
किसानों का बिजली बिल माफ हो और शिक्षा मित्रों, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक और अन्य संविदा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिले। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बुनियादी और जरूरी कदम उठाए जाएं। लॉकडाउन के दौरान बुनकरों के नुकसान का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बुनकरों, दस्तकारों के हर परिवार को हर महीने 12,000 रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, साथ ही बैंक लोन और बिजली कर माफ हो। तो ये जो तमाम बातें हैं प्रियंका गांधी ने एक पत्र के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई है और ये मांग की है उन्होंने कि ये तमाम सुविधाएं जो हैं दी जाएं, चाहे वो छोटे मध्यम व्यापारी हो, किसान हो, संविदा कर्मी हो या दस्तकार हो। उन्हें राहत देने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, अपने पत्र के जरिए उन्होंने ये तमाम सुझाव दिए हैं योगी आदित्यनाथ को। साथ ही उन्होंने घर के लोन को लेकर भी अपने सुझाव रखे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की फसल खरीद की गारंटी सुनिश्चित करे। उन्होंने मांग की है कि किसानों का बिजली बिल माफ हो, शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक और अन्य संविदा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिले। तो प्रियंका गांधी ने ये तमाम मांगे पत्र के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ से की हैं। उन्होंने राहत देने की बात कही है कि सरकार को इस समय में, संकट के इस समय में छोटे मध्यम व्यापारियों, किसानों, संविदा कर्मियों, दस्तकारों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए प्रियंका गांधी ने अपने सुझाव भी योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बुनियादी और जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही। साथ ही लॉकडाउन के दौरान बुनकरों के नुकसान का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बुनकरों, दस्तकारों के हर परिवार को हर महीने 12,000 रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, साथ ही बैंक लोन और बिजली कर माफ हो। उन्होंने किसानों का भी बिजली बिल माफ करने की मांग की है पत्र के जरिए। साथ ही शिक्षा मित्र, आशा बहनें और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि की मांग की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने ये तमाम बातें एक पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई है। इस पत्र के जरिए उन्होंने छोटे मध्यम व्यापारियों, किसानों, संविदा कर्मियों और दस्तकारों को राहत देने की मांग की है। साथ ही कई सुझाव भी दिए। प्रियंका गांधी ने सुझाव दिया है कि घर के लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य किया जाए, ईएमआई जमा करने की बाध्यता को अगले 6 महीनों के लिए स्थगित किया जाए, साथ ही सरकार किसानों के फसल खरीद की गारंटी सुनिश्चित करे। प्रियंका गांधी ने मांग की है कि किसानों का बिजली बिल माफ हो और शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक और अन्य संविदा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिले। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बुनियादी और जरूरी कदम उठाए जाएं। लॉकडाउन के दौरान बुनकरों के नुकसान का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बुनकरों, दस्तकारों के हर परिवार को हर महीने 12,000 रुपए की क्षतिपूर्ति मिले। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, आज प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, तमाम मांगे उन्होंने अपने पत्र के जरिए की हैं, सुझाव भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए पल्लवी, कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और इसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, किसानों, संविदा कर्मियों, दस्तकारों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका इनका यूपी में निवास करता है और लॉकडाउन होने की वजह से काम धंधा बिल्कुल बंद है, जिसके चलते ये लोग काफी परेशान हैं। और ऐसे में उन्होंने सुझाव दिए हैं कि जो ईएमआई जमा करने की बाध्यता है उसे अगले 6 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, होम लोन पर जो ब्याज लग रहा है उसे माफ किया जाए, फसल खरीद की गारंटी सुनिश्चित करी जाए, बिजली का बिल काफी दिनों से मांग हो रही है कि माफ किया जाए, शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक व अन्य संविदा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिले, बुनकरों, दस्तकारों को हर महीने, क्योंकि इनका काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, इसलिए 12,000 रुपए की क्षतिपूर्ति मिले और बैंक का जो भी इनका कर्ज है वो माफ होना चाहिए। और लघु और कुटीर उद्योग जो यहाँ की पहचान कह जाते हैं, चाहे हम बनारसी साड़ियों की बात कर लें या अन्य ऐसे लघु और कुटीर उद्योग जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, उनके लिए एक बड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए और उनको बुनियादी और ठोस कदम उठा करके उनका एक आधार, उनका एक बेस मजबूत करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं उनके जो बिजनेसेस पे काफी इफेक्ट पड़ा है, जिसके चलते ये लोग खासा परेशान है। अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया की करें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से लगातार छोटे उद्योग और छोटे व्यापारियों का हमेशा ख्याल रखा जाता है और कल ही पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज भी लागू किया है, जिसकी विवेचना अभी कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री ने करी है। ऐसे में छोटे उद्योग वाले और लघु उद्योग वाले, कुटीर उद्योग वाले भी इसके अंतर्गत आएंगे और जैसे हर संभव मदद उनकी ओर से, सरकार उनकी मदद करती है। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना से सभी को एक साथ मिलकर निपटना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए।
वहीं मई का महीना लगभग आधा गुजर चुका है, लेकिन आसमान में काले बादलों का डेरा है। पूरे देश में रह रहकर बारिश दस्तक दे रही है। मई महीने में भी गर्म हवाओं का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। मौसम विभाग की माने तो इस साल गर्मी का मौसम असामान्य रहने वाला है। इस साल लोगों को गर्मियों में तपते सूरज की तपिश हर साल की तरह नहीं झेलनी पड़ेगी। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में मार्च महीने से ही गर्मी की दस्तक शुरू हो जाती है, लेकिन अप्रैल मई में पारा अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो तापमान 45 डिग्री से भी पार चला जाता है। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी तक तापमान सामान्य स्तर पर भी नहीं पहुंच पाया है। उल्टे मार्च की पहली तारीख से 13 मई के बीच औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि बीते अप्रैल महीने में सिर्फ 2 ही बार गर्म हवाएं चली। हालांकि उन्होंने कहा है कि 16 मई के बाद तापमान में आंशिक रूप से इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।